हेलो एवरीवन। आज और सबसे पहले सॉरी कि आज लेक्चर काफ़ी लेट आया। कुछ अर्जेंट काम आ गया था। अदरवाइज़ डेली 6 से 7 बजे आपको लेक्चर मिल जाया करेगा इवनिंग में। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं आज पहले एमसीक्यू की। देखिए, इंडिया और यूके के बीच में 2035 तक के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट एक तरह का साइन हो रहा है। एक लंबा प्रोग्राम है, अगर आप एक तरह से कह सकते हैं। उसके बारे में आर्टिकल आया हुआ था, द हिंदू में न्यूज़ थी। तो अगर आप बात करोगे, पहला स्टेटमेंट, इट इंक्लूड अ 10 ईयर डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप फोकसिंग ऑन ज्वाइंट डेवलपमेंट ऑफ जेट इंजन टेक्नोलॉजी। तो देखिए, ये 10 वर्षीय प्रोग्राम है ही। इसके अलावा जो सुरक्षा प्रौद्योगिकी है, रक्षा प्रौद्योगिकी है, डिफेंस टेक्नोलॉजी है, खासतौर पर किया गया है। तो ये पहला स्टेटमेंट यहाँ पे एकदम सही हो जाता है। दूसरा, इंडिया एंड यूके विल वर्क टुगेदर अंडर द IPOI टू इस्टेब्लिश अ मैरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर इन इंडियन ओशियन रीजन। अब इंडियन ओशियन रीजन कौन सा है, आपको पता है, ये इंडिया का मैप है, और ये वाला जो पार्ट है कौन सा, इंडियन ओशियन कहलाता है। तो इंडियन ओशियन रीजन में बेहतर कम्युनिकेशन, बेहतर व्यवस्था हो सके, इसके अलावा जो पायरेसी की समस्या, इन सबको काउंटर किया जा सके, तो इंडिया यूके IPOI के बीच में क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक यहाँ पे ज्वाइंट इनिशिएटिव यहाँ पे वर्क होगा। IPOI के बेसिक फुल फॉर्म होता है इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव। अगर आप इंडो पैसिफिक की बात करते हैं, तो अगर आप ये वर्ल्ड मैप है, ठीक ना, सपोज करिए ये हुआ, ये अफ्रीका का मैप हुआ, ठीक है, ये एशिया का मैप हुआ, ठीक, तो ये इंडियन ओशियन हो जाता है, ये पैसिफिक ओशियन हो जाता है। तो ये ज्वाइंट जो एरिया होता है, इंडो पैसिफिक एरिया हो जाता है। इस एरिया में बेहतर समुद्री नेविगेशन हो सके, प्रॉपर ट्रेड हो सके, इसको यहाँ पे ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बात हो रही है। तो इंडो पैसिफिक रीजन कौन सा होता है, ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। इट एक्सक्लूड कोऑपरेशन इन रिन्यूएबल एनर्जी। तो देखिए, यहाँ पर रिन्यूएबल जो एनर्जी है, इसके अलावा जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग, उस पर भी फोकस किया जाएगा। तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव ये एग्रीमेंट है, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव है। तो इसमें इस पर भी फोकस यहाँ पे किया जाना है। तो तीसरा भी स्टेटमेंट अगर यहाँ पे गलत हो जाता है, तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ठीक है, पहला दूसरा राइट। तो क्या सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 2 बात कर रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट SR बोमई जजमेंट। तो SR बोमई जजमेंट यहाँ पे चर्चा में रहा है, उसके संबंध में यहाँ पर बात है। जो SR बोमई जो जजमेंट है 1994 में आई थिंक आया था, और इसमें जो इंडियन जो फेडरलिज्म है, भारतीय संघवाद है, उसको मजबूती की दी। अब इसको मजबूती कैसे दी, अब इस दौरान क्या हो रहा था, अगर आप देखोगे 1980 से 2000 के दशक में अगर आप देखोगे, तो राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगाया जाता था। आर्टिकल 356 का यूज़ किया जाता था, ठीक है, 365 का भी यूज़ किया जाता था। और इसका यूज़ करके किसी राज्य में बेहतर किसी राज्य में थोड़ी सी भी गड़बड़ी हुई, या तो कभी कभी पॉलिटिकल पर्पस से भी राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता था। तो यहाँ पर SR बोमई मामला गया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, अगर आप किसी भी राष्ट्रपति शासन जो है, आप इस तरह से नहीं लगा सकते अपने मनचाहा तरीके से, तो इसके दुरुपयोग पर रोक लगाई। साथ ही फ्लोर टेस्ट यहाँ पे जरूरी है। अब किसी गवर्नर ने कहा कि जो पार्टी है अभी शासन में, उसके पास बहुमत नहीं है, लेकिन उसका टेस्ट भी तो होना जरूरी है वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो फ्लोर टेस्ट की अनिवार्यता यहाँ पर साबित कर दी, यहाँ पर किसने, SR बोमई बाद में सुप्रीम कोर्ट ने। स्टेटमेंट देखते हैं, इट रिस्ट्रिक्टेड आर्बिट्री, एब्सोल्युटली राइट। दूसरा, इट मेड मेजोरिटी, दैट इज ऑल्सो राइट। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएंगे। कई बार SR बोमई का मामला यहाँ पर इंपॉर्टेंट न्यूज में रहता है, तो आपको यहाँ पे इस चीज़ को लेकर यहाँ पे याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 बात कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म वॉज इंट्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ कारगिल रिव्यू रिकमेंडेशन। अब देखिए, कारगिल वार हुआ 1919 में, 99 में, 2000 के बीच में, ठीक है। अब इस कारगिल वार में जो कारण उसके पीछे उत्तरदायी रहे, ठीक है, उसको यहाँ पे जानने के लिए खास तौर पर, और क्या रिफॉर्म्स किए जाने चाहिए, उन सारी बातों को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए कारगिल रिव्यू कमेटी बनाएगी। और जब कारगिल रिव्यू कमेटी बनाएगी, तो उसका पर्पज़ यही था कि जो भी समस्याएं आई उन सभी को यहाँ पे समाधान करना, ठीक है। तो ये जो कारगिल रिव्यू कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन दी, जैसे थिएटर कमांड्स की बात की। अब अभी क्या होता था कि जो आर्मी थल सेना है, इंडियन नेवी जल सेना है, और इंडियन एयरफोर्स वायुसेना है, तीनों के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन नहीं होता था। हर एक तरह के इक्विपमेंट, लेकिन चाइना में अगर आप देखोगे, तो चाइना में सेक्टर वाइज कमांड है। सपोज करिए, चाइना को हम 4 पार्ट में बांट लेते हैं, ABCD। अब इसको यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे A के लिए भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों मिलकर कमांड बनाती हैं, B के लिए भी कमांड बनाती हैं, C के लिए भी, D के लिए भी। इससे क्या होता है कि जो कोऑर्डिनेशन है बेहतर हो पाता है। अभी आप 3 साल पहले की न्यूज़ है कि भारतीय सेना ने ही भारतीय एयरफोर्स से किसी भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर को ही शूट कर दिया था। क्यों, कोऑर्डिनेशन बेहतर नहीं हो पाया, बार बार अलग अलग सामान लेना पड़ता है, इंडियन आर्मी के लिए अलग इक्विपमेंट लेना पड़ता है। तो बेहतर व्यवस्था हो, तो इसलिए कमांड की आवश्यकता थी। इसके अलावा CDS का जो पद था, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इसका भी पद यहाँ पे कारगिल रिव्यू कमेटी ने दिया था। तो इस तरह से बहुत सारी रिफॉर्म्स यहाँ पे रिकमेंड आए थे, ठीक है। यहाँ पे कारगिल रिव्यू कमेटी के बारे में पर्पस क्या था, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी DIA की स्थापना करने की बात यहाँ पे थी। अगर CBI की बात होती है, तो DPSC जो एक्ट है, दिल्ली पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट,
1946 है आई थिंक, उसके तहत 1963 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। और संथानम कमेटी का भी यहाँ इससे संबंध है। अगर हम एनजीटी की बात करें तो पर्यावरण संबंधित है, जिसे 2010 में इस्टेब्लिश किया गया था, दिल्ली में हेडक्वार्टर है। इसके अलावा 4 इसके रीजनल हेडक्वार्टर हैं, भोपाल में, पुणे में, चेन्नई, कोलकाता, आई थिंक 2 जगह और हैं, मतलब 4 जगह टोटल है। तो एनजीटी यहाँ पे एनवायरनमेंट संबंधी डिसीजन देता है। इसके अलावा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये कस्तूरी रंगन कमेटी बनी थी, तो 2020 में इन्होंने दिया था। इसके अलावा 2 और एजुकेशन को लेके जो जो एजुकेशन पॉलिसी आई 1968 में, फिर 1986 में और अभी 2020 में, तो 3 बार एजुकेशन पॉलिसी भारत में आई है। तो इन तीनों के बारे में आपने जान लिया। अगला क्वेश्चन बात कर रहा है द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मणिपुर इज प्राइमरी बिटवीन विच ऑफ 2 कम्युनिटीज़। अब देखिए मणिपुर में बहुत सारी कम्युनिटी हैं, लेकिन 2 कम्युनिटी, ठीक है ना। अब कुकी मैती के बीच अगर आप देखो, यहाँ पे संघर्ष जारी है, खासतौर पे जातीय संघर्ष, जनजातीय संघर्ष, एथनिक वायलेंस यहाँ पे जारी है। कारण क्या है, जो मैती हैं ये इम्फाल घाटी में रहते हैं, है ना, इम्फाल घाटी में रहते हैं और ये मेजोरिटी हैं। वहीं कुकी की बात करें तो ये पहाड़ी एरिया में रहते हैं, ठीक है, और इनको एससी का दर्जा दिया गया, और यही जो दर्जा है उनको बेहतर सुविधा प्रदान करता है, जिस वजह से कहीं ना कहीं एक विवाद इनके बीच देखने को मिलता है। खासतौर पर लैंड राइट हो, चाहे आइडेंटिटी क्राइसिस हो, तो ये जो विवाद कुकी और मैती के बीच में आपको देखने को मिलता है। हालांकि इसका डिटेल वीडियो बनाया जा सकता है, लेकिन अभी एमसीक्यू डिस्कशन में हमें बस इतना ही जानना है कि इन दोनों के बीच विवाद था। बोडो और असमिया, असम की ट्राइब है, तो यहाँ पर इनके बीच ऐसा कोई विवाद नहीं है। नागा मिजो, नागालैंड और मिजोरम के संबंध में है। बंगाली त्रिपुरी का भी ऐसा कोई विवाद नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बात कर रहे हैं व्हाट इज स्नैप बैक मैकेनिज्म इन कंटेक्स्ट ऑफ ईरान न्यूक्लियर डील। तो ईरान न्यूक्लियर डील के संबंध में स्नैप बैक मैकेनिज्म क्या है। अब अगर हम बात करें, आपने देखा होगा कि जब ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ आगे बढ़ रहा था, तो P5+1 कंट्रीज ने एक एग्रीमेंट साइन किया था, JCPOA एक्ट 2015 में। इसका साइन करने का पर्पज़ ये था कि जो ईरान है न्यूक्लियर इनरिचमेंट इतना नहीं करेगा कि न्यूक्लियर बम बना ले, ठीक है। तो ईरान एग्री हो गया। साथ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन बार बार जांच करेगा कि किस हिसाब से न्यूक्लियर इनरिचमेंट हो रहा है ईरान में, ये बात यहाँ पर। लेकिन अगर जैसे डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आती है 18-19 पे, तो उन्होंने इस एक्ट से खुद को बाहर कर दिया। जब एक्ट से बाहर कर दिया तो ईरान ने अपना न्यूक्लियर इनरिचमेंट लगातार बढ़ा दिया। अब वर्तमान में ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि ईरान लगभग न्यूक्लियर बम बनाने के करीब आ चुका था। इजराइल को इससे सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि अगर आप देखें इजराइल और फिलिस्तीन का संघर्ष रहता है, और फिलिस्तीन को ईरान सपोर्ट करता है, गाजा को ईरान सपोर्ट करता है। तो जाहिर सी बात है, अगर न्यूक्लियर कैपेबल हो जाता है ईरान, तो सबसे ज़्यादा खतरा इजराइल को होने वाला था। तो इजराइल ने ईरान पे अटैक किया। बाद में यूएस ने भी B2 बॉम्बर से ईरान की जो साइट्स हैं, खासतौर पर न्यूक्लियर साइट, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। अब यहाँ पर स्नैप मैकेनिज्म आ जाता है। स्नैप मैकेनिज्म क्या करता है यहाँ पर? स्नैप मैकेनिज्म यह प्रावधान करता है कि यदि ईरान समझौते का उल्लंघन करता है, JCPOA का, तो यूएन के प्रतिबंध स्वतः बहाल हो जाएंगे। मतलब यूनाइटेड नेशन द्वारा जो प्रतिबंध लगाए जाएंगे, प्रोहिबिशन लगाए जाएंगे, है ना, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे उस पर पुनर्बहाल कर दिया जाएगा, फिर से उसको इम्पोज कर दिया जाएगा, सैंक्शन को री स्टेटमेंट कर दिया जाएगा। तो इंस्टेंट यूएन सैंक्शन री स्टेटमेंट यहाँ पे बात होती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो देखिए जो सिक्योरिटी काउंसिल है, जो 5 कंट्रीज, उन्हीं का दबदबा है यहाँ पर, है ना। जाहिर सी बात है, वेस्टर्न कंट्रीज़ का हमेशा से दबदबा रहा है। तो यहाँ पर इस तरह से जो सैंक्शंस है लगाना बहुत उनके लिए डिफिकल्ट यहाँ पे टास्क नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं व्हाट इज़ द एम ऑफ WHO ग्लोबल स्पेस। तो ग्लोबल स्पेस का पर्पज़ क्या है? स्पेस आ गया तो आपको पता चल गया होगा, यूनिवर्सल आई केयर इसका यहाँ पे पर्पज़ है। यूनिवर्सल आई केयर को यहाँ पे सपोर्ट किया जाए। स्पेस का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है? स्ट्रैटेजिक प्लान फॉर आई केयर कवरेज एंड सर्विसेज। स्ट्रैटेजिक प्लान फॉर आई केयर कवरेज एंड सर्विसेज। तो ये यहाँ पे इसका पर्पज़ है। WHO 7 अप्रैल 1948 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था, 1948 को, और इसी दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस यहाँ पे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 बात कर रहा है व्हाट इज ULPGM V3 रिसेंटली टेस्टेड बाय DRDO। तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने क्या ULPGM 5V3 कहा जा रहा है? इसे कहा जाता है अल्ट्रा लाइट प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन वर्जन 3। अल्ट्रा लाइट प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन वर्जन 3 इसका नाम यहाँ पे माना जाता है, ठीक है। अब ये क्या है? ये बेसिकली एक तरह का ड्रोन लॉन्च प्रिसीजन गाइड मिसाइल है, ठीक है। यह ड्रोन से छोड़ी जाने वाली एक हाई क्वालिटी की एक तरह मिसाइल जिसे हम कह सकते हैं, जिसका उपयोग सटीक हवाई हमले में किया जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आज का लास्ट आंसर अंडर विच G20 प्रेसिडेंसी वॉज सेटअप स्टार्टअप ऑफिशियल ग्रुप। स्टार्टअप 20 को आधिकारिक समूह से किस G20 अध्यक्षता के तहत शुरू किया गया है? तो इसको किसके तहत शुरू किया गया? इंडिया की जो अध्यक्षता है उसके तहत यहाँ पर शुरू किया गया है। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। G20 का समिट अगर हम बात करें, G20 के बारे में अगर हम थोड़ा सा देखें
G20 ऐसी 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का समूह है जो लगभग 70% के आसपास इकोनॉमी में अपनी हिस्सेदारी रखती हैं, जिनमें भारत भी एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पे निभाता है। और हाल में अफ्रीकन यूनियन को यहाँ पे शामिल किया गया था। अभी तक में 19 देश प्लस यूरोपियन यूनियन इसमें शामिल था, लेकिन अभी यहाँ पर अफ्रीकन यूनियन को भी इसमें शामिल किया गया है। तो भारत का जो प्रभाव इसमें यहाँ पर अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने के संबंध में दिखाई देता है। तो आज की डिस्कशन फिलहाल इतना ही। आज के लिए फिर सॉरी, आज डिस्कशन लेट हुआ। नेक्स्ट डे मिलते हैं।